नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आपको गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो हमला याद होगा बखूबी, जब रविवार को अचानक से शाम 7 बजे एक हमलावर हाथ में हथियार लेकर आता है और अचानक से वहां पर तैनात जवानों पर हमला करने लगता है। जिस तरह से उस हमलावर को रोका गया, बहुत ही वो दिलेरी का काम था कि हमारे पीएसी के जवानों ने उस हमलावर को रोक लिया। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने उसे सनकी करार दिया कि हमलावर सनकी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला गया, इस हमलावर आरोपी मुर्तजा के बारे में कई बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं दिन ब दिन। और अब यहां तक बात आ पहुंची है कि यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। गोरखनाथ मंदिर मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़ी चीजें सामने आती जा रही हैं। आरोपी से संबंधित 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब तक इन सभी को कट्टरपंथी भी बताया जा रहा है। साथ ही आरोपी की हर गतिविधि की जानकारी मिले होने की भी बात कही जा रही है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आरोपी पर बढ़ते शिकंजे ने उसे परेशान कर दिया। मुर्तजा पर अब आरोप लगा है कि उसने इलाज करने वाले डॉक्टर से लेकर पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी तक पर हमला बोल दिया है। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वह चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। वहीं उसने गोरखनाथ मंदिर पर धारदार हथियार से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया। उसने कहा कि उसकी मंशा ये भी थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर हाइप क्रिएट किया जाए ताकि लोगों के अंदर डर बैठ सके। वहीं मुर्तजा अब्बासी ने यह भी बताया कि केमिकल इंजीनियर होने के नाते उसे आसानी से बम बनाने की तमाम विधियां पता थी, लेकिन हमले के दौरान उसने बम की जगह धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। दरअसल विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांकिया चापड़ से हमला करने के निर्देश दिए थे। मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की भी बात कबूल की है। फिलहाल उस पर यूएपीए लगाने की तैयारी पूरी है और इस मामले में एटीएस ने लिखापढ़ी भी शुरू कर दी है। यूएपीए लगने के बाद ये मामला एनआईए को हैंडओवर हो जाएगा। 3 अप्रैल से अब तक इस पूरे मामले में हर रोज कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये छानबीन और पूछताछ असली आका तक पहुंचा पाएगी। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो गोरखनाथ मंदिर मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़ी चीजें सामने आती जा रही है। आरोपी से संबंधित 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन सभी को कट्टरपंथी भी बताया जा रहा है। साथ ही आरोपी की हर गतिविधि पर नजर भी रखी गई। जानकारी इन्हें होने की बात भी कही जा रही है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आरोपी पर बढ़ते शिकंजे ने उसे परेशान कर दिया है। मुर्तजा पर अब आरोप लगा है कि उसने इलाज करने वाले डॉक्टर पर हमला बोल दिया और इसके अलावा पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी पर भी उसने नाखूनों से वार किया। तो अब ये जो सनकी था, ये खूंखार आतंकी धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे हमले की असलियत सामने आ रही है। और यूएपीए लगाने की जो तैयारी हो रही है, क्या होता है यूएपीए, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से बताते चले जा रहे हैं। देखिए, 1967 में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्ट बनाया गया। अब इसमें कई बार संशोधन हुए। 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में कई बड़े बदलाव किए गए, खासतौर पर 2019 में। और एनआईए को किसी शख्स पर अगर शख्स होता है आतंकी गतिविधि में शामिल होने का, तो उसे आतंकी घोषित कर दिया जाता है। आरोप के बाद व्यक्ति को कोर्ट नहीं बल्कि सरकार द्वारा गठित रिव्यू कमेटी के पास जाना होता है और इसके बाद अपराधियों के साथ ही इस कानून का इस्तेमाल एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी किया जा सकता है। तो यह है फिलहाल यूएपीए। और इसके अलावा जानकारी यह भी हासिल हुई है कि जो मुर्तजा है वो शरिया कानून भी
लाने की कोशिश में था, उसे भी लगवाने की कोशिश की जा रही थी। शरिया कानून आपने सुना होगा जिक्र इसका, जब तालिबानी अफगानिस्तान पर हमला करने पहुंचे थे और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसके बाद आपने शरिया कानून लागू होने की बात बखूबी चर्चा में सुनी होगी। तो शरिया कानून जो कि इस्लाम से पूरी तरीके से ताल्लुकात रखता है, कई तरह के नियम और कायदे होते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, जिनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा नेता मोहनीश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है प्रभात जी, मोहनीश जी? हाँ, अंजलि जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मोहनीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रुक करूंगी प्रभात जी का, क्योंकि इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन कहता है, जानना चाहेंगे प्रभात जी आपसे। देखिए, पहले इस हमलावर पे हमने सबसे पहले दिन चर्चा करी थी, जब आपको याद होगा एफएम न्यूज में चर्चा की गई थी कि आरोपी मुर्तजा जब आता है हाथ में हसिया लेकर, अचानक से घुस जाता है उस मंदिर परिसर में, उसको रोक लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, उससे पूछताछ हो रही है, तो कभी पुलिस कर्मियों पर नाखूनों से वार कर रहा है, डॉक्टर पर तक हमला बोल दे रहा है और कई तरह की बातें भी कबूल रहा है, चाहे वो हम शरिया कानून की बात कर लें या फिर उसके मैक से, यानी कि उसके लैपटॉप से और मोबाइल फोन से जितनी भी जानकारी मिली है, यहां तक कि चैट बॉक्स का तो इस्तेमाल करता ही था। इसके अलावा कई बड़ी बातें जिनका खुलासा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, जिस तरीके से ये मुर्तजा का पूरा मामला सामने आया इस देश के अंदर, इसके पहले कई और मामले भी सामने आए, और जिस तरीके से संभल, आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये पूरा एक जैसे कहते हैं स्लीपर सेल कई पकड़े गए। देखिए, ये एक नफरत की राजनीति, इसके मन में जो एक नफरत की राजनीति जो भरी थी, एक कहीं ना कहीं ये नफरत की जो का बीज बोया जा रहा है इस देश के अंदर, ये बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने जितने भी और पैनलिस्ट हैं, मैं अपने दर्शकों को, एफएम न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये देश, भारत देश एक संविधान से चलता है। हमारा एक संविधान बना हुआ है। देश की आजादी के बाद जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, तो सबको, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सबको बराबर का अधिकार ये संविधान देता है। और जब पार्टीशन हुआ था और एक संग्रह हुआ था, तो एक पार्टीशन के समय जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, जो वाकई हिंदुस्तान रहना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए और गांधी जी के संदेश को सामने रखते हुए देश एक सेकुलर देश के रूप में ये जाना किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टीकरण की राजनीति करके इसको पूरा एक बोर्डमैप बना दिया, एक कम्युनिटी को बोर्डमैप बना दिया, उसके बाद फिर कई रीजनल पार्टीज आई, वो बोर्डमैप के रूप में उनको इस्तेमाल करती रही, और नफरत का बीज लगातार ये जो है फैलता रहा। ये मुर्तजा के दिमाग में जो चीजें, जाकिर नायक से वो पूरा वीडियो देखता था, जिस तरीके से वो शरीयत कानून की बात कर रहा है, शरीयत कानून ये भारत है, ये कोई तालिबान नहीं है, ये कोई तालिबानी या हुकूमत नहीं करती है कि आप शरीयत कानून लागू करेंगे, और भारत में तो शरीयत कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता है। ये मुसलमान अपने अंदर दिमाग में अपने ख्वाब ये जो पाले हुए हैं, या जो राजनीतिक दल उनको ख्वाब पलवाए हुए हैं, ये अपने दिमाग को निकालते। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, 120 करोड़ का हिंदुस्तान है, और मोदी का हिंदुस्तान है, योगी का हिंदुस्तान है। इसको आप समझ लीजिए। ये जो पीएफआई की जो संस्थाएं हैं, ये जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग होती है, जिस तरीके से ये मुर्तजा पकड़ा गया, एनआईए से हमारे यहाँ मकोका है, यूपी कोका कानून यूपी में लाने का प्रयास किया गया, नेताओं ने उसका विरोध कर दिया, समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया, उसको बनने नहीं दिया। ये कानून बहुत सख्त है, और मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कानून और सख्त करने की जरूरत है। किसी को इजाजत नहीं दी जाती है कि धर्म के साथ आप खिलवाड़ करें और आप शरीयत कानून की बात करें। आप भारत के अंदर रहते हैं, भारत के संविधान को आपको मानना पड़ेगा, और आप ये जो नफरत की राजनीति, ये मुर्तजा के अंदर जो नफरत पल रही थी, मुर्तजा के अंदर जो चीजें पल रही थी, या जो चीज की ट्रेनिंग की जा रही थी, उस ट्रेनिंग के आधार पर जिस तरीके से मठ पे हमला किया, ये देश पे हमला है, ये मठ पे हमला नहीं है,
यहाँ मंदिर और मंदिरों में हमला कर रहे हैं। लोगों ने कहा वो थोड़ा सा बीच में आपको माफी चाहूंगी प्रभात जी, रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। अंजलि जी एक बात और ठीक है, चर्चा में पहले तारुफ करा देते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। पूर्व IPS सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एक सेकंड में कैसे खत्म कर देता हूँ अपनी बात को। अंजलि जी, अगर वो विकृत मानसिकता का था तो वो मस्जिद में किसी जाके मस्जिद में तलवारबाजी उसने क्यों नहीं की? मस्जिद में उसने विकृत मानसिकता नहीं थी उसकी। ठीक है सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, देखिए अब धीरे धीरे जब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपसे यही सवाल, UAPA लगाने की तैयारी की जा रही है, NIA इस पूरे मामले की अब जांच आगे कर सकती है। लेकिन जब ये आतंकी, माफ कीजिएगा अभी तो आतंकी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जब ये आरोपी पकड़ा गया था तब ये सोचा जा रहा था कि एक सनकी हो सकता है जो अचानक से हाथ में हथियार लेकर आ गया, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो अब देखिए ये भी बात निकल कर सामने आई कि आका ने बहकाया था कि आप इस तरह से हथियार या फिर कोई हथियार लेकर जाइए ताकि एक हाइप क्रिएट हो सके, लोगों में डर बैठ सके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसमें फिर किस तरह के ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि आगे दूसरों में डर बैठ सके जो इस तरह की हरकत ना करे, ना कि आम जनता में। बिल्कुल, आपने देखा होगा मैडम कि जहां पर ज्यादा खतरा होता है कि कोई बम लेकर के न घुस जाए, कोई चाकू या कट्टा लेकर मार न दे संतरी को जो आगे खड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कई जगह पर बालू की बोरियां बालू भर करके बोरियां लगाई जाती हैं। संतरी को उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, संतरी का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है और बाकी पूरा बोरियों से ढका रहता है ताकि अगर कोई विस्फोट भी कर दे तो संतरी को चोट न लगे। बिल्कुल। और ऐसा मोर्चा बनाया जाता है जो मुख्य भवन है जहां पर खतरा हो सकता है वहां से 50 गज आगे, 100 गज आगे चेकिंग की जाती है ताकि अगर वहां से छुटपुट कोई आतंकी अंदर दौड़ करके घुसने की कोशिश करें तो वो वहां पर न घुस सके। उनके लिए आपने देखा होगा जिग जैग बैरियर बनाए जाते हैं कि मुड़ते हुए रास्ते जो श्रद्धालु आते हैं वो मुड़ मुड़ करके गलियों से हो करके पतली पतली जो स्टील की रॉड और स्टील के पाइप से बनाए जाते हैं उससे घुस कर बनाए जाते हैं, उससे पार करके तब अंदर जाएं। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि मोटे लोहे के पाइप के बैरियर बनाए जाते हैं ताकि एकाएक कोई अगर आ भी जाए और बस से धक्का मार करके तोड़ने की कोशिश करे तो उसके आगे लोहे के पाइप गाड़े रहते हैं ताकि उनमें वो फंस जाए। और आजकल आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो टायर बर्स्टर लगे रहते हैं, टायर फट जाए उसका, या जो कोई आदमी आवे वो उसमें एकाएक वो बड़ी बड़ी नुकीली लोहे की कांटे होते हैं वो निकल आते हैं। तो ये सारे उपाय अभी भी कई स्थानों पर नहीं लगे हुए हैं, कुछ स्थानों पर लग गए हैं जहां ज्यादा संवेदनशीलता थी। अब आपने देखा होगा अक्सर करके काशी विश्वनाथ मंदिर या अयोध्या के मंदिर में श्री राम मंदिर या मथुरा के केशव राय मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, वहां पर ये व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन अभी उतनी अच्छी स्तर की व्यवस्थाएं गोरखनाथ मंदिर में नहीं थी। लेकिन ये जाहिर करता है, ये घटना से वजह से ये साफ हुआ कि अब और भी जो संवेदनशील स्थान हैं उन पर भी इस प्रकार के एहतियाती इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए सूर्य प्रकाश जी, स्थानों पर तो बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है सूर्य प्रकाश जी, रहते हैं कि अगर कोई जबरदस्ती घुसे तो उसे उसी समय मार दिया जाए ताकि ब्लास्ट न करा सके, बम न फेंक सके। एक और गौर करने वाली बात है, जाएंगे ठीक है, एक और गौर करने वाली बात है वो है सोशल मीडिया। 6 अकाउंट, 6 फेसबुक अकाउंट, ट्विटर और यहाँ तक टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट थे वो सभी बना रखे थे इस आरोपी ने। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता संजय शुक्ला जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में। जी धन्यवाद। देखिए ये जो गोरखपुर की घटना हुई है, ये घटना देखिए एक मानसिकता का
परिचायक है। बात केवल गोरखपुर में घटना हो गई या पुलिस ने उसकी तैयारी नहीं किया। पुलिस ने तैयारी न किया होता तो मंदिर के अंदर घुसता, जांच के दौरान ही तो पुलिस ने इसको पकड़ा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक बात जो है कि तथाकथित जो राजनीतिक दलों के लोग हैं हर चीज में धर्म देखने लगते हैं, हर चीज में धर्म देखते हैं, हर चीज में देख रहे हैं कि वर्ग विशेष का व्यक्ति क्यों है। मुझे लगता है कि अपराधी होता है जो भी कानून तोड़ता है या कानून के विपरीत काम करता है। उसका धर्म और जाति न देख के हमको उसका जो कृत्य है, आपराधिक कृत्य, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका जवाब तो मोहनीश जी देंगे। मोहनीश जी, आप सुन भी रहे हैं और जवाब दीजिएगा संजय जी की बातों का कि धर्म और जाति देखकर जो तय किया जाता है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। क्योंकि देखिए, जब ये आरोपी मुर्तजा अब्बासी पकड़ा गया तो आप ही के पार्टी के मुखिया ने कहा था ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है इसकी। अब आप क्या कहेंगे? अब आप सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे होंगे कि क्या फिलहाल अब इस आरोपी के बारे में चर्चा चल रही है। अब इसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जो समाजवादी पार्टी है वो नमाजवादी पार्टी हो गई और वो कोई उनको परीक्षण की जरूरत नहीं है, उनको कोई परीक्षण की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मेडिकल का कोई एक्सपर्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति को देख के आप सामने से ही जान गए कि मानसिक रूप से विकसित है। चलिए, उसके लिए आप इस पर एफएम न्यूज फिलहाल संजय जी आपको बता देते हैं कि इस पर भी एफएम न्यूज चर्चा कर चुका है कि आखिर आतंकियों के लिए अब तक क्या क्या एक्शन लिए गए, जो आतंकी बल्कि जेल में थे उनके लिए क्या क्या वादे किए गए थे, इस पर भी एफएम न्यूज चर्चा कर चुका है। अब मोहनीश जी आपका जवाब चाहते हैं हम। मैडम ये बताइए कि मैं सवाल सबसे करता हूँ कि एक केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति लड़का वो अचानक आतंकवादी गतिविधियों में आ गया, कहीं ना कहीं उसके मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न कराने में जो अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि राजनीति जो हो रही है, हर चीज में राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि सही है। आतंकवादी जो घटनाएं हिंदुस्तान में होती रही या हो रही हैं, उसके लिए कोई भी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करी है, न कर सकती है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने सुनिए नहीं, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए संजय जी, पहले पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, करने वालों को फिर मेरे भी इनसे कुछ सवाल है, पहले पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। और क्योंकि अभी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और आज समय की कमी है। बात को ही मनवा लेना चाहती है। कोई भी समाजवादी पार्टी भी हिंदुस्तान की पार्टी है, ना कि पाकिस्तान की पार्टी है। आज विपक्ष को इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है जैसे विपक्ष इस देश का है ही नहीं। मैं जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि राजनीतिकरण ज्यादा है और समस्या का हल कम है। एक केमिकल इंजीनियर करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा में फंसा और फंस करके वो एक ऐसी गतिविधि कर गया जिसको अपराध कहा जाता है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, मिलेगी भी। और ये बताइए अखिलेश जी, हर मामले में आगे क्यों आ जाते हैं अखिलेश जी? किसी आतंकवादी के बचाओ क्यों आ जाते हैं? अखिलेश जी ने कतई ऐसा कुछ नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी है, आप राष्ट्र की राष्ट्रवादी पार्टी है, तो आप हर आतंकवादी के बचाव में क्यों आ जाते हैं? क्या मुसलमान क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है जो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया जाता है? आज आप देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है आपकी सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जनधन हो, चाहे आपका आयुष्मान योजना हो, सारी योजनाओं में 40% से ज्यादा राजनीतिक रूप से क्या कुछ हो रहा है, राजनीतिक एंगल क्या कुछ रहा, ये हमारा आज का फोकस नहीं है। बिल्कुल, हमने आपकी बातों को इसलिए जरूर शामिल किया है कि कौन क्या अभी तक सोच रख रहा था। मोहनीश जी, अभी तक क्या क्या सोच रखी जा रही थी, इसलिए आज इस पर हमने आपसे बात करी, ये बिंदु आपके सामने रखे। लेकिन हमारा फोकस है आज कि एक आतंकी क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर रहा था, कब से गतिविधियां थी। सूर्य प्रकाश जी, बिना किसी देर के, सूर्य प्रकाश जी देखिए, अब
हम सोशल मीडिया पर आपसे बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा सहारा बना लिया जाता है, चाहे वो हम हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने की बातें कहें। अब तक हनी ट्रैप का सहारा बहुतों को फंसाने के लिए किया जा चुका है, बखूबी आप भी जानते होंगे। और इसके अलावा जब कोई भी शख्स एक आतंकी गतिविधि में शामिल हो रहा होता है या फिर होने वाला होता है, आपने भी पूछताछ करी होगी, आपके समय में भी कई ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोग पाए गए होंगे जिन्होंने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया होगा और समय रहते आपने उनको पकड़ा भी होगा। तो क्या क्या फिलहाल पाया जाता है, आखिर कैसे संपर्क में आ जाते, कैसे इनके मस्तिष्क पर वो दबाव बना लेते हैं या फिर अपने कब्जे में ले लेते हैं कि शरिया कानून से लेकर हनी ट्रैप में फंसने से लेकर फेसबुक का आईडी 6 अकाउंट बना रखे थे, लोगों से जुड़ना, लोगों से बातचीत करना, किस तरह से आखिर ये अपना जाल फैलाते हैं? ये असल में पूरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि हाँ हमारी विचारधारा को लोग मानेंगे, तभी हमारा समर्थन करेंगे, हमको चंदा देंगे, हमारे अनुयायी बनेंगे। और ये मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को जब बहुत कम उम्र के होते हैं तो दीनी तालीम के नाम पर उनको सिखाना शुरू करते हैं कि तुम्हारा ही मजहब सही है और बाकी सारे मजहब गलत हैं। केवल हमारी जो पूजा पद्धति है वो सही है और बाकी पद्धतियां गलत हैं। तो इस तरह की बातें जब बहुत छोटेपन से बच्चों को बताई जाती हैं तो उनमें अगर 100 बच्चे रहे तो 2-4 तो ऐसे होते ही हैं जिनके मन में ये बात बहुत गहरे बैठ जाती है। और ये परसेप्शन क्रिएट करना इतना आसान कैसे हो जाता है सूर्य प्रकाश जी? सर, ये परसेप्शन क्रिएट करना इतना आसान कैसे हो जाता है कि आप जाइए हंसिया लेकर और सब में हाइप क्रिएट करिए ताकि लोग डरने लगे आपसे और किसी पर भी जाइए हमला कर दीजिए, ये इतना आसान कैसे हो जाता है? ये बहुत आसान इसलिए हो जाता है, जैसे आप देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के देशों में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में पूरा एक बहुत बड़ा युवकों का तबका है जो इस बात के लिए आपने सुना होगा कि जान अपनी दे देते हैं। बहुत से फिदायीन बन जाते हैं कि अपने शरीर में बम बांध लेते हैं और बम बांध करके और जो दूसरे मजहब के ही नहीं, उनके अपने मजहब के भी जो दूसरे सेक्ट हैं, जो दूसरे संप्रदाय हैं उसी धर्म के, उनके जो आस्था के केंद्र हैं, चाहे उनकी मस्जिदें हैं, चाहे वो आपने सुना होगा बहुत बार कि वहां जैसे अब इराक में, ईरान में, सीरिया में आपने सुना होगा कि कोई सारे लोग इस्लाम के मानने वाले हैं लेकिन उनमें आपस में जो दूसरे संप्रदाय हैं उनके बीच जा करके अपने को बम बांध करके उड़ा देना, फिदायीन बन जाना। और एक बचपन से उनको जब इस तरह की बात बताई जाती है तो वो उसको बिल्कुल सही मान लेते हैं कि हाँ हमारा ही मजहब सही है, बाकी लोग गलत है। और उन्हीं में जब ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें उनको वो महीनावार भुगतान करके या उनको अग्रिम बहुत ज्यादा नहीं 10-5 लाख रुपए दे दिए कि तुम अपने परिवार में दे देना और तुम ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए शहीद हो जाना, तो वो उससे तुमको बहुत सवाब मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा। इस तरह की बातें अगर आप सैकड़ों लोगों को बताएंगे और जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो उनमें थोड़े से बिल्कुल बातों में आ जाना आसान होता है एक तरीके से, करके अपनी जान भी दे देते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो बहुत जरूरत है कि जो आप सोशल मीडिया की बात कह रही थी कि आबादी ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। अब पुलिस ने भी अपने तमाम प्रकोष्ठ खोले हैं और एनआईए भी अपनी निगरानी कर रही है। तमाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे जितने चैनल हैं सोशल मीडिया के, सब में निगरानी की जा रही। लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा संख्या होती है कि ये, क्योंकि रोकथाम के लिए अभी और कड़े कानून की जरूरत है। जैसा त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे कि अभी केवल जब घटना कर देते हैं तब उस पर गिरफ्तारी होती है, मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन जब तक वो थोड़ा कट्टरपंथी विचारों को लिखते रहते हैं तब तक, वैसे तो उसमें भी कि ये नियम है कि धारा 153A भारतीय दंड विधान में कि दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाले विचारों पर भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उस पर इतने ज्यादा प्रचलन में हो गई इस तरह की बातें कि पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती और पुलिस के पास भी संसाधन अभी उतने ज्यादा नहीं है जिनकी बढ़ाए जाने की और जरूरत है कि भाई जड़ से कट्टरता को, आक्रामकता को
तभी खत्म किया जा सकता है, जब उनको जो बचपन से गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने बात कही, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी गौर करने की जरूरत है। सूर्य प्रकाश जी, प्रभात जी के पास आऊंगी, उनसे विचार रहेंगे तो वही हाल है कि अगर आप कांटे का पौधा बबूल को बोएंगे तो फिर उसमें आम कहाँ से उगेंगे, बबूल ही बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहावत सही कही है। परिवर्तन होगा, अच्छा सिलेबस जो कॉमन देशवादी देश प्रेमी सिलेबस सारे विद्यालयों में लागू हो, सबको बताया जाए वतन परस्त। लेकिन अब देखिए, आईआईटी से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर, देखिए पढ़ाई भी देखिए आईआईटी मुंबई महाराष्ट्र, आप समझ सकते हैं कि मानसिकता को कभी भी प्रभावी किया जा सकता है। प्रभात जी, आपसे एक आखिरी कमेंट, देखिए सर चर्चा के लिए हमारे पास समय की कमी है, जैसा कि जिक्र अभी हमने किया और सूर्य प्रकाश जी ने भी किया कि कट्टरपंथी के लिए लिखते रहते हैं लोग, खिलाफत में लिखते रहते हैं लोग, तब कोई गौर नहीं करता है, जबकि तब इस पर गौर करने की जरूरत होती है कि कौन किसके खिलाफ लिख रहा है। क्योंकि जब कोई घटना सामने आती है, आपने भी इसका बखूबी जिक्र किया कि इसके लिए कोई कड़ा कानून लागू होना चाहिए। जितनी भी पोस्ट हो रही हैं, जितने भी लोग इस तरह के, हम कोई भी, अगर हम YouTube का भी कोई भी चैनल खोल लेते हैं, उसमें आप देख पाते होंगे कि किस तरह के कमेंट्स होते हैं, तो इन पर नजर नहीं रखी जाती है शुरुआत से। देखिए अंजलि जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर जिस तरीके से एक हमारी पढ़ाई के जो केंद्र हैं, जिस तरीके से मदरसों पे अगर जरा सा कोई सरकार कुछ कर दे तो वो अल्लाह मचले रखता है, राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आज ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। आप लोग सब लोग मिलजुल के रहे, लेकिन अगर आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है जिसकी मानसिकता जिसको आईसिस से जोड़ के, लश्कर तैयबा से जोड़ के, पड़ोसी मुल्क से जोड़ के वो अगर नसीहत कहाँ से दे रहा है, नफरत अपने अंदर ला रहा है। आईआईटी का एक आईटी का स्टूडेंट अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो जो शिक्षण संस्थान है, लोग अभी जेएनयू में कोई बात होती है तो लोग उसको धर्म मोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और जेएनयू में जिस तरीके से वामपंथी विचारधारा, मैं ये कहता हूँ कड़ा कानून बने और इस देश में सभी नागरिक बराबर है। कॉमन सिविल कोड की जो बात की गई है, साधारण नागरिक संस्था एक बिल्कुल जल्दी से जल्दी लानी चाहिए देश के अंदर। कॉमन सिविल कोड को बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए और देश में कानून इतना कठोर हो कि अगर कोई भी इस तरीके की बात करे शरीयत कानून की, इस देश में शरीयत कानून नहीं कर सकता है, इस देश में संविधान से देश चलेगा। देखिए प्रभात जी, बात सिर्फ शरीयत कानून की ही नहीं, लोगों की जान की भी। उस दिन कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, निश्चित तौर पे वो ऐसा एक आत्मघाती बन गया था। मैंने फिर आपसे कहा कि वो मानसिक विकृति था। अगर ये जो लोग कहते हैं, जो राजनीतिक लोग समर्थन देते हैं कि वो राजनीतिक विक्षिप्त था, तो किसी मस्जिद में क्यों नहीं चला गया था? मकसद तो क्या वो हमला करने के लिए? ठीक है, आपके मंतव्य इनके सामने है। जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त बोल रहे थे, उनके सामने है मंतव्य क्या था फिलहाल। मोनीश जी, नहीं, वो तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो तो उनका कहिए। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, बहुत बहुत माफी चाहूंगी। आपको मैम एक घटना बताना चाहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जिसमें एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी, जो न्यूज 24 में थी, अब अपना चैनल चला रही हैं। उनके हस्बैंड है विनोद कपारी जी। उनकी फोटो को मुर्तजा बता करके वायरल किया जा रहा था। जो बात हो रही कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग, नफरत फैलाने के लिए आतंकवाद पर हम कर रहे हैं, बात हम मुर्तजा पर कर रहे हैं, बात हम किसी पत्रकार की नहीं कर रहे हैं, बात हम मुर्तजा के बारे में हम कर। आप फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं आप। मुद्दा हमारा है आरोपी मुर्तजा, जो कि जिस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई भी होने वाली है। आप फिर से कौन सा मुद्दा ला रहे हैं बीच में? सवाल यही हो रहा है। आप फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं कि कोई भी आतंकी गतिविधि होती है 2012 का वो समय याद कीजिएगा। 2012 का वो समय याद कीजिएगा जब अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था, घोषणा पत्र में जो आरोपी जेल में गए हैं उन्हें बाहर लाने का काम किया जाएगा, वादा किया गया था। ये जब ये आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो आतंकवादियों के सामने खड़े रहते हैं ये लोग, ठीक है। अब एक और आखिरी कमेंट संजय शुक्ला जी से। संजय शुक्ला जी, ये भी कहा जा रहा है देश के जितने भी देखिए धार्मिक स्थल हैं या फिर लोग हैं,
उनकी अब सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी गतिविधि। ये मुर्तजा ही नहीं है, इसके अलावा और भी जाने कितने लोग हैं। देखिए 5 संदिग्ध अभी भी हिरासत में लिए गए हैं, और भी जाने कितने लोग हैं जो इस तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या फिर शामिल हो चुके हैं। अब कैसे आखिर सरकार इस पर ठोस कदम उठाने वाली है यूपी सरकार, और आगे किस तरह की कार्रवाई की हम उम्मीद करें ताकि हम सभी सुरक्षित महसूस करें? आपसे आखिरी कमेंट। इसमें देखिए कठोर से कठोर कार्रवाई होने जा रही है, और आप कोई ये आज ये घटना नहीं, इसके पहले देखिए एक गाजियाबाद में घटना हुई, दाढ़ी काट के एक फेक नैरेटिव सेट किया गया कि मुसलमान को दाढ़ी काट रहे थे, जय श्री राम बोलने की बात कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो देश के विरोधी इस प्रकार की गतिविधियां जो करने वाले लोग हैं, उनको राजनीतिक स्वार्थ के कारण तमाम विपक्षी दल इनके साथ ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, कहीं न कहीं मानसिक रूप से इनको समर्थन मिलता है। लेकिन अब वो चीजें चलने वाली नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर है, और किसी के खिलाफ कोई मतलब ये अगर सोचने रियायत है तो चाहे कोई, लेकिन रियायत देखिए अब उन पर भी, जैसे कि सूर्य प्रकाश जी ने सन एक बहुत अहम बात कही है कि जब कोई घटना सामने आ जाती है तब उस पर एक्शन लिया जाता है और तब पूछताछ शुरू होती है। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जगह जगह पर इस तरह की उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन पर भी नजर रखी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को आगे ये आरोपी हमलावर अंजाम न दे सके। पुलिस को आधुनिक लगातार सरकार आधुनिकीकरण पुलिस प्रशासन कर रही है, और इसको और फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। या कोई बचने वाला नहीं है, या कोई यहाँ चाह के भी माहौल बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि समय की कमी है तो चर्चा की समाप्ति करनी पड़ेगी। तो देखिए अब आरोपी मुर्तजा के खिलाफ आगे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 16 अप्रैल तक की ही रिमांड है, और इस दौरान एटीएस जितनी हो सके पूछताछ कर भी रही है। हालांकि मुर्तजा अब परेशान भी हो रहा है, जितनी ज्यादा मुर्तजा पर नजर रखी जा रही है। मुर्तजा के अलावा कौन है वो हैंडलर जो कि पूरी तरीके से मुर्तजा को हैंडल कर रहा था, या फिर अन्य जितने भी मुर्तजा के साथी हैं उनको हैंडल करने वाला आका कौन है, ये सभी फिलहाल पता लगाए जाने की कोशिश जारी है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।